Hello प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके. आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके. आई वेलकम यू इन यशस्वी एकेडमी. आज कक्षा 12 की पोयम कीपिंग क्वाइट बड़ी ही बेहतरीन पोयम है. दिस पोयम was composed by Pablo Neruda. He was a poet of Chile. चिली के कवि हैं. एक कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, एक पेब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज की गई है. और ये जो पोयम है, इसकी जो थीम है, ये थीम आधारित है. आप देखेंगे नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्म विश्लेषण की जरूरत पे. नेसेसिटी, आवश्यकता है क्वाइट खामोशी से इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्म विश्लेषण करने के ऊपर. तो क्वाइट खामोशी से, शांति से इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को एनालिसिस करना, एंड क्रिएटिंग, और उत्पन्न करना ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ के भाव को उत्पन्न करना. कहाँ उत्पन्न करना है? एमंग ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में. तो ये जो कविता है, ये कविता आधारित है कि इंसान अपने आप को एनालिसिस करे, इंट्रोस्पेक्शन करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखे आपस में. आज इंसान बहुत ही भागम भाग की दुनिया में व्यस्त है. आज इंसान बहुत ही मैड रस में है. आज हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत भूल रहा है. उसको ये पता नहीं है कि वो अपना कितना नुकसान कर रहा है, नेचर का कितना नुकसान कर रहा है, सामने वाले इंसान का कितना नुकसान कर रहा है. तो यहाँ पर पेब्लो नेरुदा ने पूरी दुनिया को एक मैसेज इस कविता के माध्यम से दिया है कि कुछ समय के लिए आप शांत होकर के अपने काम का जो कंसिक्वेंसेस है, जो रिजल्ट है, उसको सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है. हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप की जिंदगी तो कुर्बान कर ही रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से, और साथ ही साथ नेचर और दूसरे इंसानों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. तो यहां पर एक एनालिसिस करने के लिए कहा है कि अपने काम का एनालिसिस करिए और शांत होकर के खामोशी से करिए. तो क्या इस पोयम में मैसेज दिया है? लेट्स बिगिन. बड़ी ही बेहतरीन पोयम है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट. पहली लाइन में उन्होंने मैसेज दे दिया कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम लोग 12 तक की गिनती गिनेंगे. वी किसको उन्होंने रिफर किया है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. वी उन्होंने रिफर किया है दुनिया के लोगों को, हमको, आपको, सबको. उन्होंने पूरी दुनिया को यहां मैसेज दिया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे. इन्होंने 12 का नाम क्यों लिया? ये भी बड़ी समझने वाली बात है. गिनतियां तो बहुत हो सकती हैं, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, बहुत ही असंख्य गिनतियां हो जाती हैं. लेकिन 12 तक गिनती इसलिए कहा उन्होंने कि 12 घंटे होते हैं. कैलेंडर में देखेंगे 12 महीने होते हैं, राशि में भी देखेंगे 12 होते हैं. तो ये 12 तक गिनती गिनना, और 12 तक गिनती गिनने का मतलब है कि आप 12 घंटे की वैल्यू को समझने की कोशिश करिए. आप पागलों की तरह 12 घंटा काम कर रहे हो, 12 महीनों काम कर रहे हो. तो कहने का मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से कितना नुकसान हो रहा है. कम से कम 12 तक की गिनती गिनो और खामोश हो जाओ अपने काम के रिजल्ट को जानने के लिए. इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, तो यू शुड काउंट ओनली 12. तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट. और हम सभी स्टिल हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे. यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां जो पोएम में आप देखेंगे तो यहां आपका स्टिल दिया है, ठीक है ना. ये आप समझने की कोशिश करिएगा, स्टिल है. तो स्टिल मतलब एक तरह से खामोशी, शांति.
तो हम 12 तक की गिनती गिनेंगे और खामोश हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये स्पष्ट रूप से आप इसको लिख लीजिए, ये स्टिल है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले समझिए कि अभी बार बार मैं बता रहा हूं कि 12 तक की गिनती का मीन्स बता दिया मैं आपको। 12 कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और ये टिक टिक जो घंटी चलती है 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, 12-12 घंटे इंसान काम करता है। 12 राशियां भी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने 12 का नाम लिया। तो 12 तक की गिनती गिनेंगे, हम खामोश हो जाएंगे। फॉर वंस, कहां? एक बार के लिए, ऑन द फेस पर, फेस ऑफ द अर्थ, इस धरातल पर। ये धरातल का जो एक पूरी दुनिया की स्टेज है, इस स्टेज पर दुनिया अपनी जिंदगी का खेल खेल रही है। काम धंधा में इंसान व्यस्त है, अपने आप को समझने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो कह रहे हैं फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां पर लैंग्वेज की बात उन्होंने किया है। कह रहे हैं कि हम 12 तक की गिनती गिनेंगे, हम खामोश हो जाएंगे, हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। तो हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, तो ये कहने का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि भाषा क्या करता है? भाषा एक तरह से डिफरेंसेस पैदा करता है। अगर भारत के अंदर देखेंगे, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, ठीक है। और विश्व स्तर पे जाएंगे, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है। ये भाषाएं, हम सभी की इंसान तो एक टाइप के हैं, सबके पास 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है, सबके पास है। अगर हम खामोश होकर खड़ा हो जाएंगे तो हमें यूनिटी भी दिखाई देंगे। लेकिन जो ही हम भाषा बोलेंगे तो भाषा हमें अंतर पैदा कर देता है। तो वही वो मना कर रहे हैं कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम एक यूनिटी का मैसेज देंगे पूरी दुनिया को, क्योंकि भाषा क्या करता है? अंतर पैदा कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स मतलब लेट अस, हम लोग लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए स्टॉप तो हो जाओ, 1 सेकेंड के लिए अपने काम को रोको, तो समझो तो जो तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे काम का, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे काम का, और जो तुम कर रहे हो खुद तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन करने की बात वो कह रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं, उस पर गौर करना है। बड़े ही बेहतरीन कवि रहे हैं पैब्लो नेरुदा, बड़ी बेहतरीन और नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाएंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हम अपने आर्म्स को, आर्म्स का मतलब यहां समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने आर्म्स को नहीं घुमाएंगे, हम अपने हाथ, इस पैर, ये जो हाथ है, हम इन हाथों को, आर्म्स को नहीं चलाएंगे, नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इन्हीं से हम काम करते हैं। तो यहाँ आर्म्स के 2 मैटर उन्होंने बताया है, 2 मैसेज दिया है, 2 मीनिंग बताया है उन्होंने। एक तो हमारे हाथ हो गए, और दूसरा होता है विपन यानी शस्त्र। तो हम अपने शस्त्र को नहीं चलाएंगे, गोला बारूद बंदूक चला रहे हैं, तो आर्म्स का मतलब विपन्स भी होता, शस्त्र भी होता, और आर्म्स का मतलब भुजाएं भी होती हैं। तो ठीक है, एक शस्त्र से मतलब है आर्म्स का, और एक अपनी भुजा से मतलब है, तो याद रखेंगे। तो ले एंड नॉट मूव, नहीं चलाएंगे, आवर आर्म सो मच, अपने इस आर्म्स को हम नहीं चलाएंगे, और शस्त्र का प्रयोग करेंगे। एंड इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, तो ये बड़ा ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मोमेंट, क्षण बड़ा ही अट्रैक्टिव होगा, बड़ा ही अजीब होगा। अरे भाई, सब शांत हो जाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे, किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बड़ा ही अजीब लगेगा, एक तरह से पीस लगेगा। तो ही बात कर रहे हैं, एंड इट वुड बी होगा एन एग्जॉटिक का मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव, बड़ा ही अनयूजुअल एक तरीके से मोमेंट माने क्षण होगा, जब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम खामोश हो जाएंगे, हम अपने शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बड़ा ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा। समझ रहे हैं? फिर आगे कहते हैं कि विदाउट रस, हम विदाउट रस की,
बिना भागम भाग के इंसान मैड रस हो गया भाई, पागल हो गया पैसा कमाने के लिए। उसको ये पता नहीं कि पैसा कमाने के पीछे कितना उसका नुकसान वो कर रहा है, अपना भी कर रहा है, नेचर भी का भी कर रहा है और लोगों का भी कर रहा है। तो एक तरह से मैड रस, विदाउट रस, रस का मतलब भागम भाग, दिन रात भागम भाग में लगा है, दिन रात पैसा कमाने में लगा है। तो उसी चीज को मना कर रहे हैं, विदाउट रस, विदाउट इंजन। हम भागम भाग नहीं करेंगे विदाउट इंजन का, हम किसी इंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। फैक्ट्री में इंजन का प्रयोग कर रहे हैं, सड़कों पर इंजन का प्रयोग कर रहे हैं, अपने वाहनों में इंजन का प्रयोग कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी की जो मशीन है उस मशीन को कह रहे हैं विदाउट रस। आप कुछ समय के लिए स्टॉप कर दो, भागम भाग मत करो, रस मत करो, विदाउट इंजन, यानी इंजन सब शांत कर दो। क्योंकि इस इंजन से कितना नुकसान कर रहे हो, इस मैड रस से कितना नुकसान कर रहे हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पेब्लो नेरूदा। तो कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन करने की बात बार बार कर रहे हैं, विदाउट रस के, विदाउट इंजन के। तो बिना भागम भाग के और विदाउट इंजन को हो जाएंगे, चाहे वो इंजन आप अपने वाहन में यूज कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, या कहीं भी टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज कर रहे हो, सबको स्टॉप कर दो भैया थोड़े समय के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे, खामोशी के साथ, शांति के साथ एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, अपने काम के रिजल्ट को समझेंगे, अपने काम के कंसिक्वेंसेस को समझेंगे, परिणाम को समझेंगे। एंड फिर आगे बता रहे हैं इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये बड़ा ही अजीब लगेगा, एक सडन, एकाएक, स्ट्रेंजनेस का मतलब यहां से सरप्राइजिंग से, वंडरिंग। तो ये कह रहा है कि इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ये बड़ा ही एकाएक, बड़ा ही आश्चर्य लगेगा। जब आप 12 तक की गिनती गिनोगे, खामोश हो जाओगे और अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करोगे, आप मैड रस नहीं करोगे, आप इंजन का प्रयोग नहीं करोगे, हम एक साथ हो जाएंगे, तो बड़ा ही क्या होगा, कह रहे हैं इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब तरह का आश्चर्य होगा, अद्भुत होगा। दैट इज सो वंडरफुल, दैट इज सो सरप्राइजिंग। फिर कह रहे हैं, आगे मना कर रहे हैं, आगे एक नेक्स्ट स्टेंजा आप देखने की कोशिश करिए, यहां से आप क्या कह रहे हैं आगे। फिर ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे एक फिशरमैन इन कोल्ड सी, पोटिक डिवाइस भी बताएंगे बाद में। तो फिशरमैन जो मछुआरा है, जो समुद्र में मछली मार रहा है, वो दिन रात मछली मारने में परेशान है, व्यस्त है, क्योंकि पैसा कमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी। आज हर कोई, एवरीवन इन हरी एंड वरी, वो अपना एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, वो शांत होकर 2 मिनट बैठ करके अपने काम का रिजल्ट नहीं समझ पा रहा है। तो फिशरमैन को यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वैसे बहुत सबका एग्जाम्पल होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया फिशरमैन का। फिशरमैन इन कोल्ड सी, और इस ठंडे समुद्र में जहां मछुआरा निकल जाता है, अपने जाल को फेंकता है, नाव से मछली मारता है, अगर वो भी थोड़े समय के लिए अपने काम को रोक दे तो वुड नॉट हार्म वेल। वेल जानते हैं, वेल ए काइंड ऑफ फिश, बड़ी मछली होती है। तो कुछ समय के लिए ये जीव जंतु कम से कम अपनी जिंदगी की सांस तो ले सकेंगे। तो ये कह रहा है कि फिशरमैन इन कोल्ड सी में वुड नॉट हार्म, हम हानि नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। कुछ समय के लिए अपने काम को रोक दो, वेल को नुकसान मत पहुंचाओ, जीव जंतु को नुकसान मत पहुंचाओ, कुछ समय के लिए रुको तो भाई, समझने की कोशिश तो करो। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। आप स्वयं एनालिसिस करो, आप समझने की कोशिश करो। बड़ी बेहतरीन पोएम है। तो वुड नॉट हार्म वेल, वेल को मछुआरा नुकसान नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड फिर आगे कह रहे हैं द मेन गैदरिंग सॉल्ट, और उसी समुद्र के किनारे जो इंसान है, मैन गैदरिंग कर रहा है साल्ट को, क्योंकि जब लहरें आती हैं, समुद्र का पानी खारा होता है, क्यारियां बनाई जाती हैं समुद्र के किनारे, जब खारा पानी आता है
लहरें आती हैं, क्यारियां भर जाती हैं, फिर लहरें चली जाती हैं, जो पानी इकट्ठा है वो जम जाता है, नमक बन जाता है। तो इंसान वहां नमक की खुदाई कर रहा है, दिन रात खुदाई कर रहा है। जितना खुदाई करेगा, जितना सप्लाई करेगा, उतना पैसा मिलेगा उसको। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, एट हिज हार्ट हैंड। वो अपने उस घायल हाथों को देखे, क्योंकि नमक इकट्ठा करने वालों के हाथ बहुत ही घायल हो जाते हैं। नमक काट देता है उनके हाथों को, बहुत ही खारा होता है नमक। वो तो रिफाइन होके आता है, आप खाते हो। तो वुड लुक, देखेगा वो एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने हाथ को, कम से कम उस घायल हाथों को तो देखेगा कि हमारे काम से कितना नुकसान हो रहा है मेरा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 12 तक की गिनती गिनो का और खामोश हो जाओ। यू शुड बी साइलेंट एंड यू शुड लुक व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क ऑन योर हैंड्स। आपके हाथों पर कितना बैड रिजल्ट दे रहा है आपका काम। खामोश होंगे, शांत होंगे थोड़े समय के लिए, तब तो समझेंगे। तो इसी बात को पेड्रो नेरूदा जो चिली के कवि हैं वो समझा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं उनको नोबेल प्राइज मिल गया, बड़ी ही डीप बात उन्होंने की है, बड़ी ही गहरी बात उन्होंने की है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की है उन्होंने क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात की है। ये उनकी कविता का थीम है। तो वुड लुक, वो देखेगा, कम से कम शांत होगा तब तो देखेगा, एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को। आगे क्या कर रहे हैं, आगे फिर इंसानों की दुनिया में देख रहे हैं कि आज दुनिया में जो तबाही फैली है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और ऐसे लोग दोज हु प्रिपेयर, तैयार कर दिए हैं ग्रीन वार्स। ये जो ग्रीन वार कर रहे हैं नेचर के खिलाफ, पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को अंधाधुंध काट रहे हैं। दे वर कटिंग फॉरेस्ट ब्लाइंडली, अंधाधुंध काट रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो कहने का मतलब ये जो नेचर के खिलाफ इंसान जंग छेड़ दिया, लेकिन उसका रिजल्ट जान रहे हो कि नेचर अगर नहीं रहेगा, नेचर अगर हम नेचर को नहीं छोड़ेंगे तो बिना नेचर के हम जिंदा रह पाएंगे क्या? दैट इज इम्पॉसिबल। उसी बात को यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं पेब्लो नेरूदा। दोज हु प्रिपेयर, जो तैयार कर रहे हैं ग्रीन वार्स। ये ग्रीन वार तैयार कर दिए, पेड़ पौधों को काट लगाने के लिए तो एक नहीं लगा रहे हो, काट रहे हो, अंधाधुंध काट रहे हो। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी, हमको कैसे ताजी हवा मिलेगी, हमको कैसे छाया मिलेगा? इन सब चीजों पर इंसान ध्यान नहीं दे रहा है, कटिंग कर रहा है। तो कह रहा है एक तरह से ग्रीन वार्स, उस हरे भरे पौधों को काट रहा है। वार्स विद गैस, तमाम प्रकार के गैस फैल गए। किस टाइप के गैस? अरे भाई, तमाम तरह के गोला बारूद, खाना बनाने से लेकर के अब तो वाहनों में भी गैस का प्रयोग किया जा रहा है, गैस से वाहन चल रहे हैं। तो ये जो गैस के खिलाफ एक तरीके से इंसान ने जंग छेड़ दिया, एक तरह से लूट मच गई है। अब पेट्रोल से, डीजल से सारी चीज आप यूज कर रहे हो, पागल हो गया है, एकदम मैड रस में इंसान है। तो ग्रीन वार तो शुरू कर दिया है। ये वार विद गैस, गैस वाला भी युद्ध एक तरीके से इंसान शुरू कर दिया है। वार विद फायर, फायर क्या? ये जो गोला बारूद, आग निकल रही है। आप रशिया और यूक्रेन की हालत देख रहे हो, इतने गोला बारूद, इतने आग। भैया नेचर का कितना नुकसान कर रहे हो आप, अपना कितना नुकसान कर रहे हो। आखिर मारा तो जा रहा है इंसान ही, चाहे उस देश का चाहे उस देश का है, तो ह्यूमैनिटी का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करने की बात उन्होंने समझाया यहाँ पे। और आप ग्रीन वार शुरू कर दिए हो, आप वार विद गैस वाला वार शुरू कर दिए हो। आप ये जो तमाम शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो, उससे जो फायर निकल रहा है, वो वार आप शुरू कर दिए हो। और आप युद्ध जीतना चाहते हो इन सब चीजों को करके, क्या फायदा होगा? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। अरे विक्ट्री तो मिल गई, जीत तो मिल गई, लेकिन नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स माने जिंदा, कोई जिंदा नहीं बच रहा है। ऐसे जीत का क्या मतलब जिसमें कोई जिंदा ही नहीं? यानी एक तरीके से आप जीत करके भी आप हार गए हो। ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग, ह्यूमैनिटी के देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं हार चुके हैं। हम जीत नहीं रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी का नुकसान कर रहे हैं, तो हम हार रहे हैं। हम खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम खुद एक तरीके से पीछे जा रहे हैं।
इंसानियत जिंदा रहने वाली नहीं है, जिस तरीके का माहौल इंसान ने बना दिया है दुनिया में। वुड पुट ऑन, फिर कहते हैं कि ये सब युद्ध छोड़ दो भैया, ये ग्रीन वार छोड़ दो, ये गैस वाला छोड़ो, ये छोड़ने की बात कह रहे हैं कि थोड़ा सोचो उस पर ना, कम तो करो भाई। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जिसमें कोई ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब जिसमें कोई जिंदा ना हो, ऐसे युद्ध का क्या मतलब जिसमें कोई जिंदा ही ना रहे, इसी बात को समझा रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, कह रहे हैं अब तो क्लीन क्लोथ पहन लो, अब तो खून खराबा बंद कर दो। अब यहाँ नए कपड़े पहनने का मतलब आप समझिएगा, ये क्लीन को साफ कपड़े पहनने का मतलब सैनिक युद्ध खून खराबा से अब तो रोक दो भैया, अब तो न्यू बिगिनिंग करो। यहाँ क्लीन क्लोथ का मतलब समझो, एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू बिगिनिंग। इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो न्यू बिगिनिंग करोगे, नई शुरुआत करोगे, उसी बात को समझा रहे हैं। वुड पुट ऑन, पहन लो न्यू क्लोथ। तो ये न्यू क्लोथ यानी क्लीन क्लोथ पहनने की बात कर रहे हैं कि नए कपड़े पहन लो, अभी खून खराबा मत करो। और दूसरा क्या मतलब समझ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग। तो यहां पर नए कपड़े से मतलब दो अर्थ है, एक तरीके से आप नई शुरुआत करो और एक तरीके से आप खून खराबा रोक दो, साफ कपड़े पहन लो, अब किसी तरह का दाग तुम्हारे कपड़े पे ना लगे, ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर, और फिर कह रहे हैं कि वॉक चलो अबाउट विद दियर ब्रदर्स, ये दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि सब भाई हैं, वो किसी भी देश के हैं, है तो इंसान, उनके पास भी वही चीज है भाई जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास दो हाथ है, दो आंख है, दो पैर है, वो भी काम कर रहे हैं, तुम भी काम कर रहे हो, उनको भी जीने दो, अपने आप को जीने दो। तो ये कह रहा है पेड्रो नेरुदा, एंड वुड अबाउट विद दियर ब्रदर्स, तो अपने भाइयों के साथ वाक करो, एक ह्यूमैनिटी की कदम बढ़ाओ, एक विकास का कदम बढ़ाओ। इन द शेड डूइंग नथिंग, ये ह्यूमैनिटी मानवता की छाया में बैठ करके सोचो, कुछ समय के लिए डूइंग नथिंग, कुछ ना करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, ये बात समझा रहे हैं। बड़ी बेहतरीन पोएम है। इन द शेड, अभी छाया की बात की गई है, ह्यूमैनिटी की छाया, ब्रदरहुड की छाया, तो ये बात उन्होंने किया है। इन द शेड डूइंग नथिंग इज, यानी बैठ करके एक दूसरे के बारे में सोचें, समझे। What I want should not be confused, और फिर कह रहे हैं, समझा रहे हैं आगे पेब्लो नेरुदा कि जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं एकदम नेगेटिव बात कर रहा हूं। तो what I want, जो मैं चाहता हूं should not be confused, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज का मतलब क्या कह रहे हैं कि कंफ्यूज का मतलब एक तरीके से आप गफलत में मत पड़िएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ, मत करो। अरे भाई ये नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं थोड़ा सोचो तुम्हारे काम का रिजल्ट क्या हो रहा है। अगर बैड हो रहा है तो उसको कम करो, स्टॉप करो, सोचो नेचर के बारे में, उस काम से क्या फायदा जब ह्यूमैनिटी ही जिंदा नहीं रहेगी। उसी बात को समझा रहे हैं। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इससे कंफ्यूज मत होना कि मैं कह रहा हूं कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ, कंफ्यूजन में मत पड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल इनएक्टिविटी में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से आप निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिविटी में चले जाओ। वो सिर्फ सोचने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सोचो और उसके रिजल्ट के बारे में जानो और उसका समाधान खोजो, इंट्रोस्पेक्शन करो, ये कह रहे हैं। ये नहीं करेंगे काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ। तो ही कह रहा है कि व्हाट, जो आई वांट, मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज मत होना। भी टोटल इनएक्टिविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लाइफ इज व्हाट, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। इट इज अबाउट, तो जिंदगी है, जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी रुकने वाली कहाँ है। उसी बात को कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट, इट इज अबाउट, ये जिंदगी है, जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी स्टॉप नहीं होती है, जिंदगी चलती रहती है और जिंदगी चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना मैड रस होके ना करो। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेथ से एक तरीके से एग्री हो जाओ, एक तरह से एसोसिएट का मतलब, ट्रक का मतलब एक तरीके से एसोसिएट, सहमत होना, एक संबंध होना। मैं नहीं कह रहा हूं कि डेथ में चले जाओ आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक तरफ से निष्क्रिय बन जाओ, ये बात समझा रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं कह रहा हूं कि मौत को गले लगा लो, काम मत करो, भूखे मर जाओ, ये नहीं कह रहे हो। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोगों को सिंगल माइंडेड नहीं बनना भाई। सिंगल माइंडेड का मतलब समझ रहे हो, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप नेचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो सिंगल माइंडेड ना बनो।
अपने बारे में भी सोचो, दुनिया के बारे में भी सोचो, नेचर के बारे में भी सोचो। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन की बात वो कर रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और अपनी जिंदगी को मूविंग करते रहो भाई, चलाते रहो, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है। तो जिंदगी चलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से चलाओ। एंड फिर आगे क्या समझा रहे हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। तो अबाउट कीपिंग माने रखो, और अपने जिंदगी लाइफ माने जीवन को मूविंग करते रहो, चलाते रहो। एक रूल से चलाओ, एक गाइड से चलाओ, एक लाइन से चलाओ। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ समय के लिए कुछ ना करो, इंट्रोस्पेक्शन तो कर लो मेरे भाई। परहैप्स ये ह्यूज साइलेंस, अब कुछ समय के लिए अगर खामोश होगे तो ह्यूज एक बहुत बड़ी साइलेंस आएगा, मेडिटेशन में जाओगे आप, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इनर सोल से आप सोचने की कोशिश करो, बहुत बड़ी साइलेंस। कहा जाता है जिंदगी में शांति बहुत जरूरी है, संतोषम परम सुखम। ओके, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है कि इंसान का जो दुख है उस दुख में कुछ तो कमी आएगी, शांति से सोचोगे तो। माइट इंटरप्ट माने रुक सकता है, दिस माने यह सैडनेस, ये जो दुख है। किसके जीवन में दुख नहीं, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन वो दुख कुछ कम हो सकता है अगर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लो, थोड़ा सोचो, तो इस काम के नुकसान को आप रोक सकते हो, ये समझा रहे हैं। तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो माइट इंटरप्ट का मतलब होता है रुक जाएगा, रुक सकता है। दिस माने यह, सैडनेस माने दुख, और ह्यूज माने क्या बता, विशाल, वास्ट। तो वास्ट साइलेंस मिलेगा और आपका दुख रुक जाएगा। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, सबसे बड़ी गलती इंसान कर रहा है, अपने आप को नहीं समझ रहा। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आई एम ए टीचर तो व्हाट इज माई ड्यूटी, आई एम ए स्टूडेंट तो व्हाट इज माई ड्यूटी, आई एम ए बिजनेसमैन तो व्हाट इज माई ड्यूटी। तो ये समझना पड़ेगा हमें, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है इंसान की। आप अपने आप को समझो और अपनी ड्यूटी को समझो, ये कह रहे हैं आप। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो नुकसान कर रहे हो अपना और नेचर का भी। आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, आप मौत से डर रहे हो, मौत से डर रहे हो आप। अगर मौत से डर रहे हो तो क्या मौत रुक जाएगी क्या? नो, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज कंपल्सरी। डेथ को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, तो जिसको रोक नहीं सकता कोई, उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? वो आना होगा तो आएगी, उसके बारे में सोचना बंद करो। वही कह रहे हैं आप थ्रेटनिंग माने आप धमका रहे हो, डरा रहे हो और सेल्फ अपने आप को भी डेथ से। क्यों भाई? डेथ तो एक तो सत्य है, जो सत्य है उसके बारे में क्या करना, समझ रहे हैं? आगे फिर कह रहे हैं यहाँ पे नेचर में बहुत सी चीजें जो हमें सिखा सकती हैं। नेचर कभी कभी लगता है आपको कि कुछ नहीं है नेचर में, अरे नेचर में बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी है नेचर के साथ तो हम जिंदा हैं, नेचर नहीं होता तो जिंदा क्या होते। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स अगर ना समझ में आए तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ भी हमें टीच कर सकता है, ये पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है, नेचर भी हमें सिखा सकती है। नेचर इज ए टीचर, ये समझ लीजिएगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है, हमें टीच कर सकती है, हमें पढ़ा सकती है, जिंदगी का पाठ पढ़ा सकती है। कैसे? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज व्हेन एवरीथिंग, जब सब कुछ सीम्स डेड, जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे आप विंटर का सीजन ले लो, विंटर सीजन में मालूम पड़ता फॉग है, कोहरा है, चंद्रमा नहीं दिखता है, चारों तरफ धुंधला ही धुंधला है। तो क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं भाई, ये जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम जाएगा, बसंत ऋतु आएगा, फिर नई कलियां खिलेंगी, फिर नए पत्ते आएंगे, फिर एक तरह से मौसम सुहावना होगा। और अगर समर वेकेशन का लेंगे तो समर में क्या होता है? समर में मान पड़ता है इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि सब कुछ जैसे सूख गया है। ये जो दाना होता है मिट्टी के अंदर, जो दफन है, वो मिट्टी के नीचे जो दफन है वो एकदम मृतक पड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमेशा गर्मी ही रहेगा? नहीं, रेनी सीजन आएगा, बरसात आएगी, पानी गिरेगा, वो जो बीज दबा हुआ है वो फिर हरा होगा, अंकुरित होगा, फिर नए फूल पौधे आएंगे। तो ये नेचर हमें सिखाता है, क्या सिखाता है?
कि एक जा रहा है तो एक आएगा। तो जिंदगी से कभी हार मत मानो। जैसे नेचर हमें सिखा रहा है कि विंटर के जाने के बाद बसंत आएगा, गर्मी के जाने के बाद वर्षा ऋतु आएगी, फिर हरियाली आएगी, वैसे ही बता रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे लगता है कि सब कुछ मर गया है, एंड लेटर बाद में प्रूफ्स माने सिद्ध होता है टू बी एलाइव, जैसे जाड़ा के जाने के बाद बसंत ऋतु आएगा, गर्मी के जाने के बाद वर्षा ऋतु आएगा, सब कुछ जिंदा हो जाएगा। वही समझा रहे, तो नेचर समझा रहे। नाउ आई विल कहते हैं, फिर कहते हैं कि लेटर बाद में प्रूफ माने सिद्ध होगा टू बी एलाइव, सब कुछ जिंदा हो जाएगा। फिर जाड़े में सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन बसंत में जिंदा हो जाएगा। स्पेस मोर, ये जो जगह है, जो दुनिया है, इसके बारे में और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। नाउ आई विल काउंट अप, अब हम गिनेंगे टू 12 तक। पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि अब हम गिनेंगे 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट, तुम खामोश हो जाओ, आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। मतलब कह रहे हैं कि अब तुम लोग खामोश हो जाओ, तुम लोग सोचो, रास्ता मैंने दिखा दिया, मैंने रीजंस बता दिया, मैंने तुमको समझा दिया, अब मैं जा रहा हूं। और आप अपने काम के एनालिसिस के बारे में सोचना, इंट्रोस्पेक्शन करना, और न अपना नुकसान करना, न सामने वाले का नुकसान करना, न नेचर का नुकसान करना। जिंदगी जैसे ढंग से चलती है उसे चलने देना। ठीक है, अब हम पोएटिक डिवाइस थोड़ा देखेंगे। ये पोएटिक डिवाइस, जिसको लिटरेरी डिवाइस कहते हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अलंकार। अलिटरेशन देखिए आपका आया है, यहां देखिए अलिटरेशन, जहां आपको वॉवेल ना हो कॉन्सोनेंट। अब देखिए आपका क्या है, ये वी विल में डब्लू क्या है, ये अलिटरेशन है। अलिटरेशन है ना, ये अलिटरेशन आपका आ गया, अलिटरेशन आपका आ गया। और कहाँ है अलिटरेशन आपका आया है, आप देख लीजिए, ये वी वुड डब्लू आ गया, तो डब्लू आ गया। यहां पर आपका डब्लू अलिटरेशन हो गया। एंटीथेसिस, ये विरोधाभास कहाँ है, विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि अब कह रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, और फिर कहते हैं 12 तक गिनेंगे यानी बोलेंगे, और फिर कहते हैं कि वी विल ऑल कीप क्वाइट स्टिल, हम खामोश हो जाएंगे। एक तरफ बोलने की बात कर रहे हैं, एक तरफ खामोश होने की बात कर रहे हैं, तो एंटीथेसिस, ओके, विरोधाभास। अब यहां पर आ गया आपका रिपीटिशन का मतलब होता है किसी शब्दों का रिपीट करना। अब जैसे देखो यहां पे आया है विदाउट, 2 बार आ गया, तो रिपीटिशन हो गया। फिर आपका और कहीं आप देख लीजिएगा होगा। अच्छा, एक चीज और आपका है, अलिटरेशन जो आपका ये यहां भी आया है, देख लीजिए, अलिटरेशन इसमें भी है, यच हिच हर्ड हैंड, यच आ गया, फिर यहां भी यच आ गया, फिर यहां भी यच आ गया, अलिटरेशन हो गया। तो एंटीथेसिस हो गया, ये जो भाव मिला आपका। फिर इसके बाद आपका क्या है, आपका रिपीटिशन आपने समझ गए, यानी शब्दों का दोहराव, विदाउट आ गया। इसके बाद आपका है पर्सोनिफिकेशन। ये देखिए, जब लाइफलेस चीजें, जब निर्जीव चीज सजीव जैसा काम करता है, तो पर्सोनिफिकेशन मानवीय अलंकार होता है। यहां देखिए अर्थ सिखाने का काम कर रहा है, जबकि सिखाने का काम कौन करता है, एक कोई सजीव व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर एक अर्थ को कहा गया कि अर्थ भी टीच कर रहा है, तो यहाँ पे दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये अर्थ टीच करने का काम कर रहा है, जबकि जैसे मैं खड़ा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर निर्जीव चीज को जैसे सजीव माना गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन आपका है, इसमें आपका ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, फिर इसके बाद आपका इमेजरी जो कल्पना करके माना गया है। अब माना गया है कोल्ड सी, आपका आया है, देखिए कोल्ड सी, जैसे कल्पना करो, आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि कल्पना करिए कि समुद्र बहुत ठंडा है, जम गया होगा, जैसे इस तरह से कल्पना करते हैं, तो इमेजरी हो जाता है। ठीक है, इस पोयम को आप अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।